उन कहानियों को जो वक्त के पन्नों में कहीं खो गई हैं, असली घटनाएं, अनकही दास्तां और वो राज जो आपके होश उड़ा देंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक किस्से पर। अगर आपको भी कहानियों के रोमांच से जुड़ना है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हमारे साथ इस नए सफ़र पर। तो आज हम शुरू करेंगे कारगिल वॉर सीरीज, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स, इंडियन ब्रेव सोल्जर्स ने लड़ाइयाँ कैसे लड़ी और किस कठिनाइयाँ में लड़ाइयाँ लड़ी। तो हम पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 हमारा ये है कि आखिर पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा क्यों किया। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ख़तरनाक जगह कौन सी है, तो शायद ज़्यादातर लोग कहेंगे कश्मीर। लेकिन सच्चाई यह है कि कश्मीर के अंदर भी एक ऐसी जगह है जहां दुश्मन से पहले प्रकृति इंसान की जान ले सकती है, जहां एक गलती मौत बन सकती है, जहां सिर्फ सांस लेना भी एक चुनौती है। और यहीं 1999 में ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने पूरे भारत को बदल दिया। आज जब भी कारगिल युद्ध का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में टाइगर हिल, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस जैसी तस्वीरें उभर के आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह युद्ध शुरू ही क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान सिर्फ कुछ पहाड़ों पर कब्जा करना चाहता था? क्या यह अचानक हुई घुसपैठ थी, या इसके पीछे कई वर्षों तक तैयारी की गई एक ऐसी सैन्य योजना थी जिसका अंदाज़ा भारत को बहुत देर से हुआ? इस पूरी सीरीज़ में हम सिर्फ यही जानेंगे कि युद्ध कैसे लड़ा गया। हम समझेंगे कि युद्ध क्यों हुआ, किसने योजना बनाई, कहाँ गलती हुई, किन सैनिकों ने असंभव को संभव बनाया, और आखिर क्यों आज भी दुनिया भर के सैन्य अकादमियों में कारगिल युद्ध का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 3 मई 1999 से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक नक्शे से, एक ऐसी रेखा से जो देखने में सिर्फ एक लाइन लगती है, लेकिन उस लाइन की रक्षा करने के लिए हर साल सैनिक अपनी जान दांव पर लगाते हैं। और उस रेखा का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, या जिसे हम अक्सर आम भाषा में LOC कह देते हैं। अब अगर आपने कभी भारत का नक्शा देखा होगा तो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच एक साफ सीमा दिखाई देती होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में स्थिति इतनी सरल नहीं है। 1947 भारत का विभाजन हुआ। इसके तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1948 तक चला। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई। दोनों देशों की सेनाएं जहां जहां तक पहुंची थीं, उन्हीं स्थानों के आधार पर एक युद्ध विराम रेखा तय की गई। बाद में 1972 के शिमला समझौते के बाद इसी रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। ध्यान रखिए, LOC अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ये दो सेनाओं के बीच नियंत्रण की रेखा है। यानी रेखा के एक तरफ भारतीय सेना और दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई बाढ़ लगी हुई सीमा होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारगिल, द्रास, बटालिक और सियाचिन के आसपास LOC ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली चोटियों, गहरी खाइयों और सकरी घाटियों के बीच से गुजरती है। कई जगह ऐसी हैं जहां सड़कें तक नहीं हैं। कई जगह हेलीकॉप्टर भी मौसम ख़राब होने पर नहीं पहुंच सकते। और कई चौकियां ऐसी हैं जहां तक पहुंचने में सैनिकों को 2-2 दिन लगातार पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, आप 17,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ऑक्सीजन मैदानी इलाकों की तुलना में काफ़ी कम है। हर सांस भारी लग रहा है। रात का तापमान -35 डिग्री, -40 डिग्री, तेज़ बर्फीली हवा चेहरे को काट रही है। और ऐसी जगह आपको 24 घंटे हथियार लेकर दुश्मन पर नज़र रखनी है। यही कारगिल का युद्ध क्षेत्र था। लेकिन कारगिल को समझने के लिए एक और जगह को समझना ज़रूरी है। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ऐसी जगह जिसने 1999 के कारगिल युद्ध की नींव करीब 15 साल पहले ही रख दी थी। उस जगह का नाम है सियाचिन। हाँ, पहली बार जब कोई सियाचिन का नाम सुनता है तो उसे लगता है यह भी शायद कश्मीर की किसी और पहाड़ी का नाम होगा। लेकिन नहीं, सियाचिन सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है।
समुद्र तल से लगभग 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई, इतनी ऊंचाई कि कई बार हेलीकॉप्टर भी अपनी पूरी क्षमता से उड़ान भर नहीं पाते। इतनी ठंड कि तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतना कम ऑक्सीजन कि नए सैनिकों को वहां तैनात करने से पहले विशेष प्रशिक्षण और अनुकूलन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ दुश्मन से पहले मौसम आपकी परीक्षा लेता है। कई सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सियाचिन में गोली से कम प्रकृति से ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन अगर इतनी कठिन जगह है तो फिर भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर नियंत्रण क्यों चाहते हैं? इसका जवाब भूगोल में छिपा है। सियाचिन काराकोरम पर्वतमाला के पास स्थित है। इसके आसपास कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जो भी देश इन ऊंचाइयों पर नियंत्रण रखता है उसे पूरे क्षेत्र पर रणनीतिक बढ़त मिल जाती है। युद्ध में ऊंचाई सिर्फ ऊंचाई नहीं होती, वह ताकत होती है, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वह नीचे आने वाले हर सैनिक को देख सकता है, लेकिन नीचे वाला सैनिक अक्सर ऊपर बैठे दुश्मन को देख भी नहीं पाता। यही कारण है कि सेना में एक बात कही जाती है, हाई ग्राउंड्स विन बैटल्स, यानी जो ऊंचाई पर है उसकी जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और यही बात आगे चलकर कारगिल युद्ध में भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। लेकिन यह कहानी 1984 में एक बड़े मोड़ पर पहुंची। उस समय भारत को खुफिया जानकारी मिलने लगी कि पाकिस्तान धीरे धीरे सियाचिन क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो पूरा रणनीतिक संतुलन बदल सकता था। भारतीय सेना ने खतरे को समझा और 13 अप्रैल 1984 भारत ने एक साहसिक सैन्य अभियान शुरू किया, जिस अभियान का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। यह केवल सैन्य अभियान नहीं था, समय के खिलाफ दौड़ थी। भारतीय सेना को पाकिस्तान से पहले सियाचिन के प्रमुख चोटियों और दर्रों पर पहुंचना था। समस्या यह थी कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचना ही लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन भारतीय सेना ने हिम्मत नहीं हारी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सीमित क्षमता के बावजूद सैनिकों और सामान को एक एक करके बर्फीली चोटियों तक पहुंचाने लगे। कई जगह हेलीकॉप्टर उतर भी नहीं सकते थे, सैनिक रस्सियों के सहारे बर्फ पर उतारे जाते थे। कई बार एक छोटी सी गलती सीधे हजारों फीट गहरी खाइयों में गिरने का कारण बन सकती थी, लेकिन जोखिम उठाया गया और भारत पाकिस्तान से पहले सालतोरो रिज की महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर पहुंच गया। जब पाकिस्तान सैनिक कुछ समय बाद उसी क्षेत्र में पहुंचे तो वो हैरान रह गए। जिन चोटियों पर उन्हें अपना झंडा फहराने की उम्मीद थी, वहां भारतीय तिरंगा पहले ही लहरा रहा था। यह सिर्फ एक सामरिक सफलता नहीं थी, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। और यही वह क्षण था जिसे पाकिस्तानी सेना कुछ वरिष्ठ अधिकारी कभी भूल नहीं पाए। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि 1984 में सियाचिन पर भारत की बढ़त आने वाले वर्षों में पाकिस्तान सैन्य सोच पर गहरा प्रभाव डालती रही। वे ऐसे अवसर की तलाश में थे जब भारत को किसी दूसरे मोर्चे पर अचानक चौंकाया जा सके, लेकिन ऐसा अवसर उन्हें तुरंत नहीं मिला। उन्हें इंतज़ार करना पड़ा करीब 15 साल, और फिर 1998 आया। एक ऐसा साल जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सैन्य रणनीति दोनों को बदल कर रख दिया। 11 मई 1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किए। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षणों को घोषणा कर दी। अब दुनिया के सामने दो ऐसे पड़ोसी देश थे जिनके पास परमाणु हथियार थे। दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ एक ही बात कह रहे थे, अब भारत और पाकिस्तान सीधे युद्ध से बचेंगे, क्योंकि कोई भी देश परमाणु युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। लेकिन यहीं पाकिस्तान की सैन्य सोच दुनिया की सोच से अलग हो गई। पाकिस्तानी सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि अब भारत एक सीमित घुसपैठ के जवाब में पूरे पैमाने का युद्ध शुरू नहीं करेगा। उनका अनुमान था कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी भारत को अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखने के लिए मजबूर करेगी। यही सोच धीरे धीरे एक गुप्त सैन्य योजना में बदलने लगी और उस योजना का नाम दिया गया ऑपरेशन भद्र। लेकिन यह योजना सिर्फ कुछ सैनिकों की सीमा
पार भेजने की नहीं थी। यह लंबी तैयारी थी, एक ऐसी तैयारी जो महीनों तक बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के बीच चुपचाप चलती रही। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य था कारगिल सेक्टर की उन ऊंची चोटियों पर कब्जा करना जहां से भारत की सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन स्पष्ट दिखाई देती थी। उस समय श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1A भारतीय सेना की जीवन रेखा था। यही सड़क लद्दाख तक राशन पहुंचाती थी, यही सड़क गोला बारूद पहुंचाती थी, यही सड़क नई टुकड़ियों को पहुंचाती थी। अगर इन ऊंचाइयों पर बैठा दुश्मन इस सड़क पर नज़र रखे या उस पर गोलाबारी करे तो भारतीय सेना के लिए पूरे लद्दाख क्षेत्र तक आपूर्ति पहुंचाना बेहद कठिन हो सकता था। यानी लड़ाई सिर्फ कुछ पहाड़ों की नहीं थी, लड़ाई भारत की सैन्य जीवन रेखा की थी। लेकिन इनकी बड़ी योजना आखिर छिपी कैसे रही? इसका जवाब कारगिल के मौसम में छिपा था। सर्दियों में कारगिल की कई ऊंची चौकियों पर तापमान -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कुछ स्थान पर बर्फ़ की मोटाई 20 से 30 फीट तक पहुंच जाती है। ऐसे मौसम में हर चौकी पर पूरे समय बड़ी संख्या में सैनिक तैनात रखना बेहद कठिन होता है। इसलिए कुछ अत्यधिक ऊंचाई वाली अग्रिम चौकियों पर मौसम के अनुसार तैनाती का तरीका अपनाया जाता था। जब सर्दियां चरम पर होती तो कुछ पोस्ट अस्थायी रूप से खाली की जाती थी और मौसम सामान्य होने पर भारतीय सैनिक वापस उन्हीं चोटियों पर पहुंच जाते। ध्यान रहे, यह व्यवस्था किसी एक पक्ष की नहीं थी। कठोर मौसम के कारण सीमावर्ती ऊंचाइयों पर दोनों सेनाओं की तैनाती भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती थी। लेकिन 1998 के अंत और 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने यही वह अवसर माना जिसका इंतज़ार कई वर्षों से कर रही थी। बर्फ़ अभी भी पहाड़ों पर जमी हुई थी। भारतीय सेना मौसम सामान्य होने का इंतज़ार कर रहे थे और उसी दौरान रात के अंधेरे में छोटे छोटे समूह LOC पार करने लगे। वे सिर्फ आए नहीं, वे तैयार होकर आए थे। उनके पास भोजन था, हथियार थे, मोर्टार थे, भारी मशीन गनें थीं, रेडियो संचार था और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने उन ऊंचाइयों पर धीरे धीरे पत्थरों के बंकर बनाने शुरू कर दिए थे। 1, 2, 4 फिर दर्जनों स्थानों पर। लेकिन इतनी बड़ी गतिविधि आखिर किसी की नज़र में क्यों नहीं आई? क्योंकि कारगिल की सर्दियां सिर्फ रास्ते नहीं बंद करती, वे दृष्टि भी छिपा देती हैं। बर्फ़, कोहरा, तूफ़ानी हवाएं और दुर्गम पहाड़ कई बार सैटेलाइट से भी ज़्यादा मानव धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और यही वजह थी कि जब तक बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई तब तक कई ऊंची चोटियों पर दुश्मन अपने बंकरों में मजबूती से जम चुका था। लेकिन हर गुप्त योजना एक छोटी सी गलती ज़रूर करता है और ऑपरेशन बद्र की सबसे बड़ी गलती बस कुछ दिन की दूरी पर था। अब आता है गर्मियों का मौसम, मई 1999। कारगिल की चोटियों पर धीरे धीरे बर्फ़ पिघलनी शुरू हो चुकी थी। सर्दियों की लंबी खामोशी के बाद स्थानीय लोग फिर से अपने रोज़मर्रा के कामों में लौट रहे थे। इन्हीं लोगों में एक स्थानीय चरवाहा भी था, उसका नाम था तासी नामग्याल। 3 मई 1999 की सुबह वह अपने याकों को खोजते हुए बटालिक क्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा था। यह उसके लिए एक बिल्कुल सामान्य दिन था, जैसे वह डेली किया करता था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद वह भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से एक देने वाला है। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ा, उसे दूर कुछ हलचल दिखाई दी। पहले उसे लगा शायद भारतीय सेना के जवान होंगे, लेकिन कुछ देर तक ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोग पत्थरों के पीछे बंकर बना रहे थे, कुछ भारी हथियार जमा कर रहे थे। उनकी गतिविधियां भारतीय सैनिकों जैसी नहीं लग रही थीं। तासी नामग्याल बिना समय गंवाए सबसे नज़दीकी भारतीय सेना की पोस्ट तक पहुंचता है और जो कुछ उसने देखा था वह सब बता दिया। भारतीय सेना ने इस सूचना को गंभीरता से लिया, लेकिन उस समय तक किसी को भी स्थिति की वास्तविक गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था। एक छोटी मोटी घुसपैठ पहले भी होती रही थी, कभी आतंकवादी तो कभी कुछ घुसपैठिए LOC पार करने की कोशिश करते थे। इसलिए शुरुआती अनुमान यही था कि इस बार भी शायद कुछ घुसपैठिए ऊपर आकर छिपे हुए हैं, लेकिन यह अनुमान बहुत जल्द गलत साबित होने वाला था।
क्योंकि पहाड़ों पर बैठे लोग कुछ आतंकवादी नहीं थे, पूरी तैयारी के साथ आए प्रशिक्षित, सशस्त्र और व्यवस्थित सैनिक थे। उनके पास खाना था, गोला बारूद था, संचार उपकरण थे और सबसे बड़ी बात वे पहाड़ की चोटी पर थे। युद्ध का एक पुराना नियम, जो ऊंचाई पर बैठा है उसे नीचे वाले पर हमेशा बढ़त मिलती है। यही बढ़त अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। लेकिन उस समय भारतीय सेना को यह सब नहीं पता था। सच्चाई जानने के लिए एक गश्ती दल भेजने का फैसला किया गया। यह एक नियमित सैन्य प्रक्रिया थी। उद्देश्य था ऊपर जाकर स्थिति का आकलन करना है और यह पता लगाना है कि वास्तव में वहाँ कौन है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह गश्ती दल ऐसे दुश्मन से टकराएगा जिनकी संख्या उसके अनुमान से कई गुना अधिक थी। और यहीं से कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश करने वाला था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में भारत को पता चलने वाला था कि यह सिर्फ सीमा पार से हुई एक साधारण घुसपैठ नहीं है। यह महीनों की योजना, सैनिकों की तैनाती और भारत की रणनीति चोटियों पर सुनियोजित कब्जे की कोशिश थी। अब भारतीय सेना के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो इन चोटियों को वापस लिया जाए या फिर पूरे लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन इन चोटियों तक पहुंचना लगभग सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई करने जैसा था। नीचे भारतीय सैनिक, ऊपर पहले से तैयार दुश्मन और बीच में हजारों फीट ऊंची नंगी चट्टानें। यहीं से शुरू होती कारगिल युद्ध की वह कहानी जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया, जिसने देश को ऐसे वीर दिए जिनके नाम आज भी हर भारतीय गर्व से लेता है। लेकिन उससे पहले भारत को अपने पहले बड़े झटके का सामना करना था। एक युवा अधिकारी और उसके साथी सिर्फ जानकारी जुटाने निकले थे। उन्हें नहीं पता था कि वे भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाले हैं। तो ठीक है, फिर इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि इस पार्ट में आपने जाना कि कैसे लड़ाई की शुरुआत हुई, और अब पार्ट 2 में इसके आगे की कहानी जानेंगे कि और रोमांच से भरी होगी, जो कि और रोमांच से भरी होगी कि जब भारत को पहली बार एहसास हुआ कि सामने कुछ घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी सैन्य योजना खड़ी थी। तो पार्ट 2 देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू।